हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएल 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और ये आपका टेस्ट नंबर 3 है, जिसके अंतर्गत जीएस और उसके साथ साथ करंट अफेयर वाले सेक्शन को कवर किया जाएगा। और इसमें जो करंट अफेयर देखने को मिलेंगे नवंबर 2024 के करंट अफेयर आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि DIS में अक्टूबर 2024 से लेकर के बाकी एग्जाम तक के करंट अफेयर को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर किया गया है। और इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोग अक्टूबर के करंट अफेयर को कवर किए थे, इसमें जो है नवंबर के करंट अफेयर कवर किए जाएंगे। उसके साथ साथ ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है। और स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में दिए गए हैं और हिंदी वाला जो फॉर्मेट है उसके बाद दिया गया है। दोनों सॉल्व कराना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, इंग्लिश वाले सेक्शन को मैं पॉज कर दूंगा, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी हिंदी वाला जो फॉर्मेट है उससे क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, बाकी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें और कोशिश किया करें कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और देखिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और लास्ट में एनालिसिस जरूर कर लिया करें। बाकी एग्जाम को धीरे धीरे जो दिन बचे हैं कमी हो रहे हैं और अभी से आप लोग प्रैक्टिस सेट अच्छे से किया करें। जो भी प्रैक्टिस आप लोग करें अच्छे से करें, ताकि जो भी क्वेश्चन उसमें आप लोग सॉल्व कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो डाउट है, जो कन्फ्यूजन है, वो आप लोगों के खत्म हो जाए। बाकी किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें कुछ प्रमुख दर्रे दिए गए हैं और स्थित मार्ग दिया गया, मतलब किस दर्रे से होकर के कौन सा मार्ग गुजरता है उससे आपको सुमिलित करना है। बात करें अगर नाथुला, नाथुला दर्रा है कहाँ पे? नाथुला की दर्रा की बात करें तो यह आपके सिक्किम में है, सिक्किम में है। और इससे होकर के कौन सा मार्ग गुजरता है? नाथुला से तिब्बत जाने का जो मार्ग है वो नाथुला दर्रे से होकर के जाता है। माना दर्रे की बात करें, माना दर्रे की अगर हम बात करें तो ये आपके उत्तराखंड में है। माना दर्रा है उत्तराखंड में और माना दर्रा से होकर के कैलाश मानसरोवर मार्ग जो जाता है माना दर्रे से होकर के जाता है। बारालाचला की बात करें, यह कहाँ पे है? बारालाचला जो है यह मंडी लेह सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर के जाता है। और रोहतांग दर्रा मनाली लेह मार्ग रोहतांग दर्रे से होकर के जाता है। ठीक है, बारालाचला कहाँ पे है, रोहतांग कहाँ पे है? रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और बारालाचला दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है। तो इसका जो सही आंसर है 4, 1, 2, 3 ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक अरावली पर्वत के संबंध में सही नहीं है? अरावली पर्वत यह एक अवशिष्ट पर्वत है। अरावली यह एक अवशिष्ट पर्वत है। इसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। यह दिल्ली से लेकर के पालनपुर गुजरात तक इसका विस्तार पाया जाता है, फैला हुआ है। और इसमें सह्याद्री, इसे जो है सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत है। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, न कि अरावली पर्वत को। अरावली जो है यह एक अवशिष्ट पर्वत है। यह विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है और यह जो है अवशिष्ट रूप में पाई जाती है। गुरु शिखर पर्वत इसकी सर्वोच्च चोटी है और इसका जो विस्तार है दिल्ली से लेकर के पालनपुर गुजरात तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। लेकिन सह्याद्री यह अरावली को नहीं कहा जाता है। जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट को। ठीक, तो सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? कुछ स्थान दिया गया है और नदी जहाँ पे इनका संगम होता है। देवप्रयाग, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती हैं उसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी जहाँ पे मिलती हैं उसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। पिंडार और भागीरथी नदी जहाँ पे मिलती हैं उसे कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। और धौली गंगा और अलकनंदा नदी जहाँ पे मिलती हैं उसे विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है, सॉरी कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग की अगर हम बात करें तो यह पिंडार और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है। देखिए, जो पांचों प्रयाग हैं, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, ठीक है, नंदप्रयाग, इसमें एक नदी जो कॉमन है वो अलकनंदा है। ठीक है, इस पांचों प्रयागों के जहाँ बनते हैं या फिर जहाँ पे इनका मिलन होता है वहाँ पे जो एक नदी कॉमन है वो अलकनंदा नदी है और इससे अन्य नदियाँ मिलती रहती हैं और वहाँ पे अन्य अन्य जो हैं अलग अलग प्रयाग का निर्माण होता रहता है। ठीक है, जैसे भागीरथी अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग, मंदाकिनी अलकनंदा के मिलने से रुद्रप्रयाग, पिंडार और अलकनंदा के मिलने से कर्णप्रयाग और धौली गंगा अलकनंदा के मिलने से
विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। जिसमें अगर हम बात करें तो कर्ण प्रयाग, इसमें भागीरथी नदी नहीं है, अलकनंदा है। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आकर के इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। और आपको लगे कि ज्वाइन करना चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वहाँ पे वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के और अब तक जो भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं सारे प्रैक्टिस सेट वहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। उसके साथ साथ करंट अफेयर के जो कुछ सेक्शन है वो भी वहाँ पे कवर किए गए हैं, ठीक है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो भी दिन बचे हैं उसमें प्रैक्टिस सेट अच्छे से लग करके करते हैं तो आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छा एक कह सकते हैं कि एक बूस्टर का काम करेगा, ठीक है। तो उसे आप लोग जरूर देखें। बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, लेकिन हाँ यही है, यहाँ पे यही है कि क्रम वाइज क्रम कराया जाएगा और वहाँ पे सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को एक ही बार मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जैसा और जो प्रैक्टिस सेट करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सांभर झील के बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह भारत की सबसे बड़ी स्थलीय नमकीन झील है, स्थलीय नमकीन या लवड़ी झील है। 1990 में इसे रामसर आर्द्रभूमि के तहत शामिल किया गया, 1990 में इसे रामसर सूची में शामिल किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। यह भारत का सबसे बड़ा स्थलीय झील है, यह भारत का सबसे बड़ा स्थलीय नमकीन झील है और इसे 1990 में रामसर आर्द्रभूमि, रामसर सूची जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, ये भी याद रखेगा। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं? गंगा के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? घाघरा, गोमती, सोन या फिर गंडक? कौन सा विकल्प इसमें से सही है? गंगा के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन सी नहीं है? घाघरा, सोन, गोमती, गंडक? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सोन नदी की अगर हम बात करें तो यह गंगा के बाएं तट से मिलने वाली इसकी सहायक नदी है। बाकी घाघरा, गोमती और गंडक यह तीनों नदियां गंगा के दाएं तट से मिलती हैं, तीनों गंगा के दाएं तट से मिलती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें जैसे यमुना, टोंस, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, किऊल, ये सभी गंगा के दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। सभी जो है गंगा के, ये सभी जो है गंगा के बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। याद रखिएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। बाकी घाघरा, गोमती, गंडक यह गंगा के, यह जो है गंगा के दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है और सोन जो है बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एल नीनो एक उपसतही गर्म जलधारा है जो पेरू तट पर उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसके प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम गिलबर्ट वाल्कर, जो अमेरिकी एक भौगोलिक शास्त्र थे, इनके द्वारा किया गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें, एक सेकंड, क्या पूछा है इसमें, कौन सा विकल्प, सॉरी कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, ठीक है। एल नीनो एक उपसतही गर्म जलधारा है जो पेरू तट पर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती, बात बिल्कुल ठीक है। और इसका जो प्रभाव है, इसका अध्ययन सर्वप्रथम जो किया था गिलबर्ट वाल्कर द्वारा किया गया था, जो एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल के बारे में कौन सा कथन सही है? संवहन, संवहन धाराएं इसी मंडल में पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल में ही संवहन धाराएं पाई जाती हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, चारों तीनों विकल्प सही हैं। क्षोभ मंडल में संवहनी धाराएं देखने को मिलती हैं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होता है, जेट स्ट्रीम जो है क्षोभ मंडल में ही प्रवाहित होता है। और क्षोभ मंडल या वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, ये बात भी ठीक है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। और क्षोभ मंडल की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो जो आपका विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होती है और यहाँ पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है 20 से 28 किलोमीटर तक पाई जाती है। और जो ध्रुव हैं, ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम पाई जाती है, लगभग 8 से 10 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है, ठीक। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन वही संवहनी धाराएं हैं, ठीक है, संवहनी धाराएं हैं। और इसके साथ साथ ध्रुव पर हमारी ठंडी होकर के नीचे बैठती हैं और विषुवत रेखा पर हमारी गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, जिस कारण क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कम और विषुवत रेखा पर अधिक पाई जाती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जो भी क्वेश्चंस आप करें उसके पीछे जो रीजन है, उसके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड बनेगा आप लोग इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसे कोशिश किया करें कि अच्छे से सॉल्व करें, ठीक। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा बनता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार पिरामिड सीधा बनता है। घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड सीधा बनता है।
एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे तालाब, यहाँ पर जीवभार का पिरामिड उल्टा बनता है। इनमें बताना है कौन सा विकल्प सही है। फुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही हैं। स्थलीय पिरामिड में या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैवभार का पिरामिड सीधा बनता है। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैवभार का पिरामिड सीधा बनता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। घास के मैदान में जीवभार का पिरामिड सीधा बनता है, ये बात भी ठीक है। और जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा बनता है, ठीक है, जीवभार का पिरामिड उल्टा बनता है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन एक सही सुमेलित नहीं है? बन्नी चारागाह है गुजरात में, बुग्याल चारागाह उत्तराखंड में है, खजियार है सिक्किम में, और पहलगाम है जम्मू कश्मीर में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। और इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। खजियार की बात करें, यह हिमाचल प्रदेश में है। यह कुछ घास के मैदान है और राज्य दिया गया। जैसे बन्नी गुजरात में, ये बात बिल्कुल ठीक है। बुग्याल हो गया, बुग्याल पयाल है, ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। और खजियार है हिमाचल प्रदेश में। पहलगाम या जम्मू कश्मीर में, ये सभी घास के मैदान है। सही आंसर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। पहलगाम के साथ साथ गुलमर्ग, सोनमर्ग जो है ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वगैरह है और उसके साथ साथ जो भी वीडियोज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट किए जाते हैं वो सब आप लोगों को मिलते रहे, ठीक है। मोरीबंद डेल्टा बंगाल या बंगाल डेल्टा का उपभाग है। टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक का कटक का हिस्सा है। टेलीग्राफिक पठार यह उत्तर अटलांटिक कटक का भाग है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? फुट के हिसाब से बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए इसका जो सही आंसर वो डी हो जाएगा। तीनों विकल्प सही है। तीनों विकल्प सही हो जाएगा। मोरीबंद डेल्टा जो है यह बंगाल डेल्टा का एक उपभाग है, ये बात बिल्कुल ठीक है। टेलीग्राफिक पठार यह उत्तरी अटलांटिक कटक का पार्ट है। उत्तरी अटलांटिक कटक जो यस के आकार का है, और इसके उत्तरी भाग में टेलीग्राफिक पठार देखने को मिलता है, ये बात भी ठीक है। और मानव गतिविधियों द्वारा जो पर्यावरण में परिवर्तन होता है उसको एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है, ये बात भी ठीक है। तीनों विकल्प सही हो जाएगा। लाइकेन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह वायु प्रदूषण के जैव सूचक होते हैं। यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प सही हैं। देखिए नगरों के समीप वायु प्रदूषण, जहाँ पे परिवहन की जो गतिविधियां हैं वो बहुत तीव्र गति से चलती हैं, ठीक है, या कह सकते हैं कि परिवहन के जो संसाधन है वह नगरों में अधिक विकसित हुए हैं, और वहाँ पे वायु प्रदूषण के कारण जो लाइकेन है वह नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देता है। धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देता है। सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बना देती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। धूमकेतु की बात करें, यह मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं इनकी गैस को चमकीला बनाती हैं। धूमकेतु यह सौर मंडलीय निकाय होता है। यह पत्थर, धूल के छोटे कण हो गए, बर्फ एवं गैस के बने छोटे छोटे खंड होते हैं, जिनको पुच्छल तारा भी कहा जाता है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। और इसमें जो है सूर्य के करीब जाने के बाद यह पिघल करके या जल करके ये जलने लगते हैं, जिससे इसके पीछे जो इसके पीछे की संरचना होती है वहाँ पे पूछ जैसी संरचना का विकास होता है, जिस कारण इसे पुच्छल तारा या धूमकेतु भी कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा विकल्प सही है। दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। मालवा का पठार अगर हम बात करें, यह नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा का पठार, ये बात बिल्कुल ठीक है। और मेघालय का पठार यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। मेघालय का पठार और दंडकारण्य यह मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तीनों विकल्प सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी समूह के अंतर्गत आती हैं? कौन सी फसल समूह की जो फसल है वो रबी फसल या रबी फसल के अंतर्गत इनका उत्पादन किया जाता है? देखिए इसमें अगर हम बात करें जौ, चना, मटर और सरसों, ये सभी रबी की फसलें हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगी। जैसे चना, मटर, सरसों, मसूर हो गया, आलू, ये सभी फसलें इनकी बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में इसे काटा जाता है। ये सभी रबी के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगुलहास बेसिन कहाँ पे स्थित है? अगुलहास बेसिन कहाँ है? हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, या फिर इनमें से कोई नहीं?
अगुलहास बेसिन है हिंद महासागर में, हिंद महासागर में अगुलहास है। और जो आपका अंटार्कटिक ये अटलांटिक महासागर है यहाँ पे वेगुला है। ठीक है, ये दोनों जलधाराएं हैं और इन जलधाराओं के नाम पर ही यहाँ पे जो बेसिन पाई जाती है उसका नामकरण किया गया है। ठीक है, तो जैसे मान लें अगर ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, इस सागर आपका अगुलहास जलधारा प्रवाहित होती है और इस सागर वेगुला। ठीक, सही आंसर इसका है, जिसमें से आपका अगुलहास की बात करिए गर्म जलधारा है और वेगुला ठंडी जलधारा है, ये भी याद रखिएगा। 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास हुआ है। 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव पाया जाता है। 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य धरातलीय अवरोधों का अभाव पाया जाता है और 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास हुआ है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही और आगे की सही व्याख्या करता है। दक्षिणी गोलार्ध में जैसा कि हम लोग को पता है समुद्री क्षेत्र का विस्तार अधिक है और स्थलीय क्षेत्र का विस्तार नामात्र के बराबर पाया जाता है और खास करके 40 से 65 डिग्री के बीच अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्थलीय क्षेत्र नहीं पाया जाता है और यहाँ पे पछुआ पवनें प्रवाहित होती हैं और स्थलीय क्षेत्र न होने के कारण जो पछुआ पवनें हैं वो बहुत ही तीव्र गति से प्रवाहित होती हैं और विभिन्न अक्षांशों पर इनका नामकरण भी किया गया है। ठीक है, जैसे 40 अक्षांश पर 40 डिग्री जो अक्षांश है यहाँ पे गरस्ता चालीसा और 50 डिग्री पे प्रचंड पचासा और 60 डिग्री अक्षांश पर चीखता साठा। ठीक है, इसका नामकरण किया गया। सही आंसर इसका ए हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। पौधों में संचित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर ऊर्जा प्राप्त करता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही और आरेखी सही व्याख्या करता है। पौधों की बात करें, पौधे जो हैं वो प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, या प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं और पौधे में जो भोजन संचित होता है वो संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हें ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये बात भी सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसमें कुछ जनजातियां दी गई हैं और राज्य दिया गया। लाखेर जनजाति कहाँ पाई जाती है? लाखेर जनजाति की बात करें तो यह मिजोरम राज्य में पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख जनजाति है लाखेर मिजोरम। रियांग जनजाति, रियांग जो है त्रिपुरा की एक महत्वपूर्ण जनजाति है। अंगामी जनजाति है नागालैंड की और गद्दी जनजाति है हिमाचल प्रदेश की। गद्दी हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 4। लाखेर जनजाति मिजोरम की जनजाति है, रियांग त्रिपुरा की जनजाति है, अंगामी जनजाति है नागालैंड की और गद्दी जनजाति है हिमाचल प्रदेश की। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित है? कुछ कटक और महासागर दिया गया है। विविल थॉम्सन कटक है अटलांटिक महासागर में, एम्स्टर्डम कटक है हिंद महासागर में, सोलोमन कटक है प्रशांत महासागर में। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही है। विविल थॉम्सन कटक ये अटलांटिक महासागर में स्थित है, एम्स्टर्डम कटक है हिंद महासागर में, सोलोमन कटक प्रशांत महासागर में। तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी सही है। कश्मीर की घाटी किस प्रकार के वलन का उदाहरण है? सममित वलन, असममित वलन, ग्रीवाखंड या फिर एक दिगंत वलन। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा ग्रीवाखंड। कश्मीर घाटी जो है या ग्रीवाखंड का उदाहरण है, ग्रीवाखंड का उदाहरण है। देखिए ग्रीवाखंड की अगर हम बात करें, जब एक परिवलित मोड़ की एक भुजा टूट करके कई किलोमीटर दूर जाकर के अन्य प्रकार की चट्टानों पर चढ़ जाती है तब उससे ग्रीवाखंड का निर्माण होता है और कश्मीर घाटी जो है यह ग्रीवाखंड में ही अवस्थित है या ग्रीवाखंड का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सौर कलंक के बारे में देखिए, यह सूर्य की अपेक्षा ठंडा होता है। इसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। देखिए सूर्य की अपेक्षा ठंडा होता है, बात बिल्कुल ठीक है, और इसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर वैसे आप देखेंगे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तो यह कहीं से भी ठंडा प्रतीत थोड़ी होता है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का मतलब बहुत होता है। ठीक है, मतलब ये है कि वहां पर जाने के बाद आप जल करके कब वाष्प बन जाएंगे कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यह क्या कह रहा है? ये सूर्य की अपेक्षा कह रहा है, सूर्य की तुलना में। तो सूर्य की तुलना में अगर देखें तो ये ठंडा तो है ही, इसकी तुलना में सूर्य की तुलना में इसका तापमान तो कम है ही, तो ये सूर्य से ठंडा होता है, ये बात भी ठीक है। और इसका जो तापमान है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये भी सही है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित
सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत ओजोस डेल सलारो निम्नलिखित में से किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है? ओजोस डेल सलारो किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? बोलीविया और पेरू, चिली अर्जेंटीना, ब्राजील बोलीविया, फिर पेरू और चिली। कौन सा विकल्प सही है? ओजोस डेल सलारो की अगर हम बात करें तो यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, ओजोस डेल सलारो। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। और यह अगर बात करें, ओजोस डेल सलारो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, और चिली और अर्जेंटीना की सीमाओं पर स्थित है। यह चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित एंडीज पर्वतमाला का पार्ट है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। एंडीज की सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ, रॉकी की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सर्वोच्च चोटी है माउंट कोसियुस्को। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है। एंडीज की सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ, रॉकी की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है इसका सर्वोच्च चोटी है माउंट कोसियुस्को। एंडीज यह दक्षिण अमेरिका में है, और ये आपका उत्तरी अमेरिका में है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। श्वेत नील और ब्लू नील नदियां अफ्रीका महाद्वीप के किस स्थान पर मिलकर के संयुक्त रूप से नील नदी नामक नील नदी के नाम से प्रवाहित होती हैं? देखिए, श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी, इन दोनों नदियों के मिलने से नील नदी का निर्माण होता है। और आपको ये बताना है कि ये दोनों नदियों का जो मिलन स्थल है कहाँ पे है, और कहाँ पे मिलने के बाद यह नील नदी के रूप में प्रवाहित होती है। खार्तूम सूडान, बमाको माली, लुआंडा अल्जीरिया, अदीस अबाबा इथोपिया। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, खार्तूम सूडान में। नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, और इसकी एक शाखा है ब्लू नील नदी जो ताना झील से निकलती है, और दूसरी शाखा है श्वेत नील नदी जो विक्टोरिया झील से निकलती है। और ये दोनों श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी ये अफ्रीका महाद्वीप के खार्तूम पर मिलकर के, जो खार्तूम सूडान में स्थित है, यहाँ पर मिलकर के संयुक्त रूप से नील नदी के नाम से प्रवाहित होती है। याद रखेगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। खार्तूम सूडान में मिलने के बाद नील नदी के नाम से प्रवाहित होती है। ठीक है, जिसमें से एक नदी का जो उद्गम है ब्लू नील नदी का, यह टाना झील से होता है। ठीक है, और दूसरा जो श्वेत नील नदी है इसका उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। और यह जो है दोनों नदियों की अगर हम बात करें, दोनों नदियां खार्तूम सूडान में मिलने के बाद नील नदी के नाम से प्रवाहित होती है। और नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, प्रवाह के हिसाब से देखें, लंबाई के हिसाब से तो सबसे लंबी नदी है। विषुवतीय जलवायु प्रदेश में सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है, क्योंकि इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। इस प्रदेश में वर्ष भर संवहनी वर्षा होती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? सिलवास घास भूमि है अमेजन बेसिन में। लानोज अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है। पंपास पाया जाता है वेनेजुएला में। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी है, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। लानोज अर्जेंटीना में, उरुग्वे यह गलत है। ठीक है, देखिए बात करें अगर हम विषुवतीय जलवायु प्रदेश, बात करें अगर विषुवतीय जलवायु प्रदेश की, एक सेकंड, देखिए इसके अगर हम बात करें तो सिलवास अमेजन बेसिन, ये गलत है। अमेजन बेसिन में सिलवास थोड़ी पाया जाता है यार। सिलवास अमेजन बेसिन में, हाँ बिल्कुल अमेजन बेसिन में सिलवास पाया जाता है, बात बिल्कुल ठीक है। लानोज अर्जेंटीना, उरुग्वे, पंपास वेनेजुएला, इसका जो सही आंसर है केवल एक होगा। ठीक है, लानोज जो है वेनेजुएला के सवाना घास भूमि में पाई जाती है। ठीक, पंपास जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के अंतर्गत आती हैं। और सिलवास जो है यह अमेजन बेसिन में पाई जाती है। बाकी लानोज जो है वेनेजुएला और सवाना घास भूमि में पाई जाती है लानोज। ठीक, कहाँ पे? वेनेजुएला और उसके साथ साथ सवाना घास भूमि में पाई जाती है। और पंपास की बात करें, पंपास जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाई जाती है। अर्जेंटीना एंड उरुग्वे में। तो इसका जो सही आंसर है पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। सिलवास तो अमेजन बेसिन में पाई जाती है, लानोज वेनेजुएला में, और पंपास या अर्जेंटीना उरुग्वे में पाई जाती है। सही आंसर इसका ए है, केवल एक सही है। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा एक सफेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? जल्दापारा, घाट प्रभा, दाचीगाम या फिर मरीन पार्क। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दाचीगाम नेशनल पार्क जो है यह सफेद भालू के लिए जाना जाता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि इनका संरक्षण किया जाता है और इसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी हो जाएगा। विदर्भ नाम से जाना जाने वाला
क्षेत्र स्थित है धारवाड़ पठार के पूर्वी भाग में, दक्कन पठार के पूर्वी भाग में, सतपुड़ा पहाड़ी के पूर्वी भाग में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दंडकारण्य जो या दक्कन का जो पठार है इसके पूर्वी भाग में विदर्भ पाया जाता है। दक्कन का पठार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। यह पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है और इसके पूर्वी भाग में विदर्भ का विस्तार पाया जाता है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोंडवाना तैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है। अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूहों में पाया जाता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? चिहुआ हुआ केंद्र चांदी के लिए प्रसिद्ध है, कटंगा क्षेत्र तांबा के लिए, पिलबरा सोना के लिए और काइन्नी पठार तीन के लिए। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। चिहुआ हुआ या कहाँ पे है? चिहुआ हुआ की बात करें मैक्सिको में है, मैक्सिको में। कटंगा क्षेत्र या जो कांगो जायरे वाला क्षेत्र है यहाँ पर पाया जाता है कटंगा क्षेत्र, जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। पिलबरा की बात करें, पिलबरा कहाँ पाया जाता है? पिलबरा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी पिलबरा मतलब स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और पिलबरा जो है यह सोना नहीं बल्कि लौह अयस्कों के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कायन्नी पठार कहाँ पे है? कायन्नी पठार है म्यांमार में, म्यांमार में है और यह टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। तो इसमें पूछा क्या है, कौन सा विकल्प गलत है? यही आपका सी हो जाएगा। पिलबरा ऑस्ट्रेलिया में है और लौह अयस्कों के लिए फेमस है, या फिर लौह अयस्कों का मुख्य रूप से यहाँ से खनन किया जाता है। बाकी चिहुआ हुआ मैक्सिको में है, चांदी के लिए प्रसिद्ध है। कटंगा कांगो जायरे में है, तांबा के लिए। पिलबरा ऑस्ट्रेलिया में लौह अयस्क के लिए और काइन्नी पठार म्यांमार में टीन के लिए। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। कुछ स्थानीय पवन दिए गए हैं और क्षेत्र दिया गया है। काराबुरान, काराबुरान जो पवन है वो किस क्षेत्र में प्रवाहित होता है? काराबुरान यह चलता है मध्य एशिया में। टेम्पोरल, टेम्पोरल मध्य अमेरिका में चलता है, टेम्पोरल मध्य अमेरिका में चलता है। लेवेंटर, लेवेंटर की बात करें यह चलता है स्पेन में। और सेंटा आना या सेंटा आना की बात करें तो यह कैलिफोर्निया में चलता है, यह प्रवाहित होता है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, 3 4 1 2, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। काराबुरान, काराबुरान जो है मध्य एशिया में, टेम्पोरल मध्य अमेरिका में, लेवेंटर स्पेन में और सांता आना कैलिफोर्निया में, ऑप्शन बी सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित करना है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में होने वाली समस्त जो मौसमी गतिविधियां, मौसमी परिवर्तन है वो क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। या मौसमी गतिविधि क्षोभ मंडल में। समताप मंडल, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। मध्य मंडल की बात करें तो तापमान में एकाएक गिरावट आता है। मध्य मंडल या मध्य सीमा पर तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, तो तापमान में एकाएक गिरावट जो देखने को मिलता है यह मध्य मंडल में देखने को मिलता है। और आयन मंडल, रेडियो तरंगों का जो परावर्तन है आयन मंडल से होता है, और यहाँ से आपको डी एफ ई तरंगे जो है इनका परिवर्तन होता है, ठीक है, परावर्तन होता है। सही आंसर इसका जो है डी हो जाएगा, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है मेकोंग। मेकोंग का डेल्टा दक्षिण, मेकोंग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। कौन सा विकल्प सही है? यह क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है, बताइए कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर वो ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत हो जाएगा। मेकोंग दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है, बात बिल्कुल ठीक है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहा जाता है और यह चीन से निकल करके म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, लाओस की सीमा बनाती हुई दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के दक्षिण में डेल्टा का निर्माण करते हुए प्रवाहित होता है, ठीक है। तो मेकांग का जो डेल्टा है यह दक्षिण कंबोडिया में आपका गलत हो जाएगा। वियतनाम के दक्षिण में यह डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ पे? वियतनाम के दक्षिण में। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ नगर दिए गए हैं और उद्योग दिया गया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से समित करना है। बेर्डफोर्ड, बेर्डफोर्ड किस लिए प्रसिद्ध है? बेर्डफोर्ड जो है यह ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के लिए फेमस है। हैम्बर्ग की बात करें, हैम्बर्ग जो है जलयान के लिए। हैम्बर्ग कहाँ पे? जर्मनी में है, ठीक है। सिएटल की बात करें, सिएटल जो है वायुयान निर्माण के लिए फेमस है। ओटावा, और यह जो है ओटावा कागज निर्माण के लिए फेमस है। इसका सही आंसर 1 2 3 4, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता
पारिस्थितिकी निकेत की विविधता पर निर्भर करती है। परितंत्र निकेत की या पारिस्थितिक तंत्र के निकेत की विविधता जितनी कम होगी उसमें ऊर्जा प्रवाह उतना ही अधिक होगा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। परितंत्र निकेत की विविधता जितनी कम होगी उसमें ऊर्जा प्रवाह उतना ही अधिक नहीं बल्कि उतना ही कम होगा। विविधता जितनी अधिक होगी ऊर्जा प्रवाह उतना ही तीव्र होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सीमित कीजिए। कुछ देश दिए गए और इनके अधीन जो क्षेत्र है उससे सीमित करना है। बात करें अगर स्पेन की, स्पेन के अधीन जो क्षेत्र है वो आपका मार्टिनिका है, मार्टिनिका। ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है आपका क्रिसमस द्वीप। फ्रांस के अधीन आता है सांता क्रूज और डेनमार्क के अंतर्गत ग्रीनलैंड आता है। तो इसका जो सही आंसर वो आपका डी हो जाएगा, 3 4 2 1, ऑप्शन डी सही है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी समुच्चय आवश्यक है? निम्न ताप निम्न वर्षा, उच्च तापमान मध्यम वर्षा, मध्यम तापमान मध्यम वर्षा या फिर उच्च तापमान भारी वर्षा। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा की आवश्यकता होती है गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए, अच्छी उत्पादन के लिए। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। गेहूं क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से विश्व की दूसरी खाद्यान्न फसल है। पहला कौन है? पहला आपका चावल है, पहला है चावल। और ये गेहूं की बात करें तो गेहूं समशीतोष्ण क्षेत्र की फसल है जिसे जाड़े में बोया जाता है और इसके लिए 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। वर्षा की मात्रा 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और इसके साथ साथ तापमान जो है, तापमान की जो आवश्यकता होती है 20 से लेकर के 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ फसल दिए गए हैं और क्षेत्र दिया गया है। रबड़ कहाँ पे उत्पादन होता है? रबड़ का उत्पादन मुख्य रूप से होता है मलेशिया में। कावा का उत्पादन होता है कोलंबिया में, कावा कोलंबिया में। जैतून की बात करें, जैतून का उत्पादन किया जाता है इटली में और गन्ना मॉरिशस में। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3। ठीक है, जैविक खेती परियोजना के तहत राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र का स्थापना किया गया जयपुर, पटना, बेंगलुरु या फिर गाजियाबाद। इसका स्थापना किया गया कहाँ पे? इसका स्थापना है गाजियाबाद में, गाजियाबाद में इसका स्थापना किया गया है। और इसकी अगर हम बात करें, जो राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र का स्थापना गाजियाबाद में हुआ और इसके 6 केंद्र, अन्य भी 6 केंद्र बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ पे? यह केंद्र जो है बेंगलुरु में है, भुवनेश्वर में है, हिसार में है, इम्फाल में, जबलपुर और नागपुर में। अन्य 6 केंद्र भी इसके स्थापित किए गए हैं। बाकी एक गाजियाबाद में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जो 6 केंद्र अन्य हैं उसकी अगर हम बात करें, बेंगलुरु और उसके साथ साथ आपका भुवनेश्वर, हिसार, इम्फाल हो गया, जबलपुर और नागपुर। ठीक है, तो ये बाकी है और 6 केंद्र हैं और उसके साथ साथ गाजियाबाद में है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित को उनकी अवस्थिति के उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। हडसन की खाड़ी, कैरिबियन सागर, ब्यूफोर्ट सागर और मैक्सिको की खाड़ी, इनको क्रम से लगाना है, इनको क्रम से लगाना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले आ जाएगा आपका ब्यूफोर्ट सागर, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका हडसन की खाड़ी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है मैक्सिको की खाड़ी और चौथे नंबर पे है कैरिबियन सागर। इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप को अलग करती है? ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? हडसन जल संधि, डेविड, बेरिंग या फिर फ्लोरिडा। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी है डेविस जल संधि द्वारा। यह दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कुछ कोयला उत्पादक क्षेत्र दिए गए हैं और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिया गया, उसे सुनिश्चित करना है। कालाकोट कहाँ पे है? कालाकोट कोयला उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है? देखिए कालाकोट कोयला उत्पादक जो क्षेत्र है यह आपके जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। बाहुर है पुदुचेरी में, बाहुर पुदुचेरी में है। बरकला कहाँ पे है? बरकला केरल में है। और उमरसार है गुजरात में, उमरसार गुजरात में है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 4 2 3 1, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा
संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर सह्याद्री श्रेणी को दो भागों उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। कौन जो है उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करता है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री में यह विभाजित करता है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था, या कब जो है इसे बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया था? 2014, 15, 16 या फिर 17? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2014 में इसे बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? भारत में कृषि का इतिहास, इस पुस्तक की रचना की गई है एम.एस. रंधावा द्वारा, एम.एस. रंधावा द्वारा, ऑप्शन सी। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जिसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इसे प्रारंभ किया गया था? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है इसके अंतर्गत इसका कब प्रारंभ किया गया था, आपको बताना है। इसे प्रारंभ किया गया था 2001 में, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। और इसके अंतर्गत 4 महानगरों को जोड़ने की बात की गई थी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया था और शुरुआत किया गया था 2001 में, याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। पालकोंडा, सेवराय, जावदी, बेलीकोंडा और एरमिल्ला, इन सभी पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है, उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है। इसमें अगर हम बात करें वेलीकोंडा, यह पहले नंबर पे आ जाएगा, वेलीकोंडा आ जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद है आपका क्या, वेलीकोंडा के बाद आ जाएगा, एक सेकेंड, वेलीकोंडा नहीं ये है, ये आपका पहले नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद है वेलीकोंडा दूसरे नंबर पे, फिर आ जाएगा पालकोंडा तीसरे नंबर पे, फिर आ जाएगा जावदी चौथे नंबर पे और सेवराय 5वें नंबर पे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 5, 4, 1, 3, 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है। और इन्हें उत्तर से दक्षिण क्रम में, उत्तर से दक्षिण क्रम में अगर हम इन्हें लगाएं तो एरमिल्ला, वेलीकोंडा, पालकोंडा, जावदी और सेवराय, ये इसका सही आंसर है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायुमंडल, वायुमंडल पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर से अधिक ऊपरी भाग को कहा जाता है। वायुमंडल को कोई ऊपरी सीमा नहीं है, वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सदाबहार वन के अंतर्गत आने वाले पेड़ हैं? रोजवुड, खजूर, सिनकोना और महोगनी। कौन सा विकल्प इसमें सही है? देखिए इसमें जो है 3 को आप पहले ही काट सकते हैं, जैसे खजूर का उत्पादन ज़्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है तो इसे आप काट सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बाकी 3 बचे विकल्प, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। और यह जो है अगर हम बात करें तीनों जो है सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। रोजवुड, सिनकोना और महोगनी, यह तीनों सदाबहार वन के पेड़ हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। IUCN के द्वारा जारी रेड लिस्ट की लुप्तप्राय श्रेणी में एक प्रजाति को शामिल किया जाता है। प्रजाति की जनसंख्या में पिछले 10 वर्षों में कमी आई हो, प्रजाति का निवास क्षेत्र 1000 वर्ग किलोमीटर से कम होने का अनुमान लगाया गया हो, जनसंख्या का आकार 2500 से कम हो। इस आधार पर जो है IUCN की रेड लिस्ट में किसी भी प्रजाति या किसी भी जीव जंतु को शामिल किया जाता है। इसके संदर्भ में बताना है कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प गलत है। गलत विकल्प का चयन करना और वो आपका हो जाएगा ए, अर्थात दूसरा विकल्प गलत है, ठीक है, दूसरा विकल्प गलत है। इसका जो क्षेत्र है, प्रजातियों का जो निवास क्षेत्र है वह 1000 वर्ग किलोमीटर नहीं, बल्कि इसका जो क्षेत्र है 500 वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही हो जाएगा। लंबी खाद्य श्रृंखला में छोटी खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा ऊर्जा की उपलब्धता ज़्यादा होती है। खाद्य श्रृंखला के एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। इसमें क्या कह रहा है कि लंबी खाद्य श्रृंखला में छोटी खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा ऊर्जा की उपलब्धता ज़्यादा होती है, गलत हो जाएगा। लंबी खाद्य श्रृंखला का मतलब ये है कि जैसे कुछ घास स्थल है, ठीक है, घास स्थल इसे खाते हैं कौन, ये जैसे टिड्डी वगैरह, ठीक है, टिड्डी वगैरह इसे खाते हैं। टिड्डी को जो है बाज खाता है, बाज को सांप खाता है और सांप को चील खाता है, चील को शेर खाए, ठीक है। तो जैसे जितनी लंबी खाद्य श्रृंखला होगी लास्ट में ऊर्जा जो है उसे उतनी ही कम मात्रा में प्राप्त होगा। खाद्य श्रृंखला जो है, खाद्य श्रृंखला अगर छोटी है, खाद्य श्रृंखला अगर छोटी है, जैसे मान लीजिए घास स्थल है, घास को खरगोश खा रहा है, खरगोश को शेर खा रहा है, तो यहाँ पे ऊर्जा अधिक प्राप्त होगा। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि घास स्थल है, घास स्थल को बकरी खा रही है, बकरी को जो है शेर खा रहा है, शेर
बकरी को जो है शेर खा रहा है, या फिर से अन्य जो बकरियां हैं ये इसका जो है इसे क्या खा रहा है, इसे ये जो आपकी भेड़िया वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर अन्य जो खरगोश वगैरह हैं इनको अन्य जानवर खा रहे हैं। तो खाद्य श्रृंखला जितनी कम होगी, जितनी छोटी होगी, ऊर्जा का प्रवाह उतना ही अधिक प्राप्त होगा, और ये जितना लंबा होगा ऊर्जा जो है उतना ही कम मात्रा में प्राप्त होगा। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है? गंडक, सोन, बेतवा, सई और केन। किस नदी का संबंध उत्तर प्रदेश से है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इन सभी नदियों का संबंध है उत्तर प्रदेश से, जैसे गंडक नदी ये भी उत्तर प्रदेश से होकर के बहती है, सोन नदी, सई नदी, बेतवा और केन, ये सभी नदियां उत्तर प्रदेश से होकर के प्रवाहित होती हैं। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। जिसमें गंडक नदी की अगर हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले से होकर के बहती है। सोन नदी सोनभद्र जिले से होकर के बहती है। बेतवा नदी ललितपुर, झांसी, जालौन और हमीरपुर जिले से होकर बहती है। सई नदी हरदोई के भिजवाल झील से निकल करके राजघाट जौनपुर में गोमती नदी में मिल जाती है। और केन नदी बुंदेलखंड क्षेत्र से होकर के प्रवाहित होती है, ठीक है। तो यह सभी नदियां उत्तर प्रदेश से होकर के बहती हैं। निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों के वर्गीकरण पर विचार कीजिए। टैगा, उष्णकटिबंधीय सदापड़ी वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और टुंड्रा वन। इन पारिस्थितिक तंत्र वर्गीकरण के एल्बिडो मूल्य को घटते क्रम में व्यवस्थित करना। पहली बात तो यही है कि एल्बिडो होता क्या है। एल्बिडो देखिए, सूर्य से जो प्रकाश आता है, जो ऊर्जा आती है, जो रोशनी आती है, या किसी भी स्थलीय क्षेत्र से टकरा करके इसकी कितनी मात्रा वापस चली जा रही है, ये इसका एल्बिडो कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर यह बर्फ से टकरा कर इसकी ज़्यादा मात्रा जो है वापस चली जाएगी तो इसका एल्बिडो अधिक होगा। मतलब जिससे टकरा करके जितनी अधिक मात्रा इसका परावर्तित हो जाएगा सूर्य प्रकाश का, उसका एल्बिडो उतना ही अधिक होगा, ठीक। अब बताइए आप लोग कि इसको जो है एल्बिडो के हिसाब से घटते क्रम में आपको लगाना है तो कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए इसकी बात करें, इसमें जो है जो आपका एल्बिडो है, टुंड्रा क्षेत्र का एल्बिडो जहाँ पे बर्फ अधिक पाया जाता है, इसका एल्बिडो अधिक होगा, तो यह पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके नीचे है टैगा क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे भी बर्फ जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसका एल्बिडो भी अधिक मात्रा में होगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर इसका एल्बिडो होगा। उसके बाद उष्णकटिबंधीय सदापड़ी वन है, फिर इसका एल्बिडो होगा, ठीक है। तो सबसे अधिक एल्बिडो जो है टुंड्रा क्षेत्र का है, फिर टैगा क्षेत्र का, फिर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती क्षेत्र का, उसके बाद उष्णकटिबंधीय सदापड़ी वन का। इसका जो सही आंसर है 4, 1, 3, 2 ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कौन सा विकल्प गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। यह पूर्णतया विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित है। इसके दक्षिण में कार्पेट्रिया की खाड़ी स्थित है। इसका मध्यवर्ती भाग निम्न भूमि प्रदेश कहलाता है। आयर झील यहाँ पर अवस्थित है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्पेंट्रिया की खाड़ी इसके दक्षिण में स्थित है, यह गलत है। देखिए कार्पेंट्रिया की जो खाड़ी है यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में है, ठीक है। कहाँ पे है? यह जो दक्षिण में नहीं, उत्तर में है, उत्तर में, ठीक है। तो यही गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी हिम नदी आकृति अंडाकार लंबी वेल बैंक जैसी होती है, जिसकी दिशा हिम प्रवाह के अनुरूप होती है और जो समांतर बोल्डर क्ले से बनी होती है? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ड्रमलीन। इसे ड्रमलीन कहा जाता है, ठीक है। यह जो है जो ड्रमलीन हिमनद है यह अंडाकार होता है, लंबा होता है, लंबी जो वेल बैंक है उसके जैसा होता है और इसकी दिशा हिम प्रवाह के अनुरूप होती है, ठीक है। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? कुछ जल अंतराल दिया गया और स्थिति। पाक खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है और दक्कन पास जो है ग्रेट अंडमान लिटिल अंडमान के बीच में है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और श्रीलंका के बीच में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 8 डिग्री चैनल की अगर हम बात करें तो यह मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। किसके बीच में है? मिनिकॉय के, ठीक है। सही आंसर डी हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है, यही गलत है। नेक्स्ट देखिए, कुछ अपवाह प्रतिरूप दिया गया और उदाहरण दिया गया। अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण, अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां यह अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। आर्य अपवाह तंत्र, लोकटक झील आर्य अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। जालीनुमा अपवाह तंत्र, हिमालय क्षेत्र के ऊपरी भाग से निकलने वाली नदियां जालीनुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित है, आपको बताना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा,
इसमें जो है केवल तीसरा सही है। हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां जालीनुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। बाकी अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र का निर्माण जो लोकटक झील है यह अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। और आर्य अपवाह तंत्र जो रेडिकल की बात करें, अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली जो नदियां हैं वह आर्य रेडिकल अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। केवल 3 सही है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? भारत में सबसे अधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाया जाता है केरल में। भारत में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला संघीय क्षेत्र है दिल्ली। न्यूनतम शहरी लिंगानुपात वाला संघीय क्षेत्र है दमन दीव। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है नागालैंड। कौन सा विकल्प इसमें से एक गलत है उसका चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, अर्थात गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। इसकी अगर हम बात करें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है यह नागालैंड नहीं बल्कि हरियाणा है। हरियाणा। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। ऊर्जा पिरामिड पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की परवाह किए बिना हमेशा सीधा बनता है। प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है, जिससे ऊपरी स्तर पर उपयोग योग्य ऊर्जा घटती जाती है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है। आर्य की सही व्याख्या करता है। ठीक है, देखिए प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है और इसके कारण ऊपरी पोषण स्तरों पर उपयोग योग्य ऊर्जा की मात्रा घट जाती है और इस कारण ऊर्जा का जो पिरामिड है हमेशा सीधा बनता है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्वों में सल्फर अर्थात गंधक वायुमंडल में पाया जाता है? किस कौन से तत्वों से सल्फर गंधक वायुमंडल में पाया जाता है? ज्वालामुखी विस्फोट द्वारा सल्फर का उत्पादन होता है और यह वायुमंडल में इसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। जीवाश्म ईंधनों के दहन से, जैविक पदार्थों के अपघटन से, स्वावलंबी पौधों में प्रकाश संश्लेषण से। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर अब भी हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। ज्वालामुखी विस्फोट से भी सल्फर का उत्पादन होता है, मतलब कह सकते हैं कि उत्सर्जन होता है। जीवाश्म ईंधनों के दहन से भी सल्फर का उत्सर्जन होता है। जैविक पदार्थों के अपघटन से भी सल्फर का उत्सर्जन होता है, जिससे कि यह वायुमंडल में पाई जाती है। लेकिन स्वावलंबी पौधों में प्रकाश संश्लेषण से थोड़ी सल्फर का उत्सर्जन होता है, तो यह गलत हो जाएगा। सही आंसर भी है। वह भूगोलवेत्ता जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था कौन है? कोलंबस, होमर, हेरोडोटस या फिर वेरेनियस। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। सिंधु नदी प्रणाली भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा विकल्प इसका सही है? सिंधु नदी तंत्र से किस राज्यों में सिंचाई की जाती है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए सिंधु नदी प्रणाली से पंजाब में सिंचाई होता है, हरियाणा में होता है और राजस्थान में होता है। सही आंसर ये हो जाएगा। सिंधु नदी प्रणाली की बात अगर कर रहा है तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं यह सभी इस प्रणाली के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से कारण भारत में आर्द्र भूमियों के क्षरण के प्रमुख कारण हैं? कृषि विस्तार और अतिचारण, शहरी अतिक्रमण और रेत खनन, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों का निस्तारण, आर्द्र भूमि क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सीमांकन। कौन सा विकल्प सही है? किसके कारण आर्द्र भूमि का क्षरण हो रहा है ये आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें सही आंसर ये हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। आर्द्र भूमि का अगर आप सर्वेक्षण करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, सीमांकन करेंगे, तो इससे आर्द्र भूमि का क्षरण थोड़ी होगा, आर्द्र भूमि को आप बचाएंगे। ठीक है, बाकी कृषि विस्तार के कारण, अतिचारण के कारण आर्द्र भूमि खतरे में है, शहरी अतिक्रमण और रेत खनन के कारण भी यह खतरे में है। बाकी घरेलू औद्योगिक जो अपशिष्ट हैं इनको जो है अवैज्ञानिक तरीके से जो निस्तारण किया जाता है इससे भी आर्द्र भूमि का क्षरण हो रहा है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत है। लक्षद्वीप समूह के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। यह द्वीप ज्वालामुखी उद्गम के हैं, यह द्वीप ज्वालामुखी उद्गम के हैं, अर्थात ज्वालामुखी उद्गम के बाद इनका निर्माण हुआ है। जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ द्वीप। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? लक्षद्वीप जो है पूरी तरह से प्रवाल अर्थात कोरल निक्षेप से निर्मित हुआ है। लक्षद्वीप द्वीप जो है यह ज्वालामुखी उद्गम से नहीं इसका निर्माण हुआ है, इसका निर्माण जो हुआ है कोरलों के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, यह कोरल द्वीप है, तो सही आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं पर विचार कीजिए। लैब्राडोर, इरमिंगर, वेगुला और ब्राजीलिया। इसमें बताना है कौन एक
कौन सी ठंडी जलधाराएं, कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं, और इन्हें आपको बताना है, कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसमें अगर हम बात करें लेब्राडोर, यह ठंडी जलधारा है। इसके साथ साथ वेग्यूला अभी ऊपर बताया गया है, ये भी आपकी ठंडी जलधारा है। बाकी इरमिंगर और ब्राजीलियन, यह दोनों जलधाराएं जो है गर्म जलधारा है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही है। कोरल त्रिभुज जिसे इसकी समृद्ध समुद्री जैव विविधता के कारण अक्सर समुद्रों का अमेजन कहा जाता है, निम्नलिखित में से किन देशों में फैला हुआ है? निम्नलिखित में से किन देशों में फैला है? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इन सभी देशों में मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। कितनों का उपयोग फसल क्षति को रोकने के लिए कीटनाशकों में से किया जाता है? कीटनाशकों में किया जाता है जीवाणु, कवक, विषाणु या फिर प्रोटोजोआ। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही है, याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। निम्नलिखित में से कौन से वृक्षारोपण कृषि की विशेषताओं का सही वर्णन करता है? कौन वृक्षारोपण कृषि की विशेषताओं का उल्लेख करता है, वर्णन करता है, आपको बताना है। देखिए इसके लिए बड़ी संपदा, एकल फसल विशेषज्ञता, वैज्ञानिक खेती के तरीकों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रजाति समता एक समुदाय में प्रजातियों के बीच आबादी के वितरण का विवरण करती है। प्रजाति समृद्धि एक निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को दर्शाती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन उपयुक्त कारकों में से कितने किसी क्षेत्र में किसी प्रजाति की जनसंख्या घनत्व में वृद्धि का कारण बनते हैं? इनमें से कौन जो है किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि का कारण बन सकता है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जन्म दर, अप्रवासन, मृत्यु दर। कौन बनता है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर अगर अधिक है तो इससे किसी क्षेत्र में जनसंख्या में वृद्धि थोड़ी होगा, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि नहीं बल्कि जनसंख्या घनत्व में कमी आएगा। बाकी जन्म दर अगर हाई है तो जनसंख्या घनत्व में वृद्धि देखने को मिलेगा। अप्रवासन अगर हो रहा है इससे भी जनसंख्या वृद्धि होगी। ठीक है, तो पहला तीसरा तो सही, लेकिन मृत्यु दर से जनसंख्या कम होगा, न कि जनसंख्या वृद्धि होगी। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। भारत में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मानक और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए कौन सी विनियामक संस्था जिम्मेदार है? किस विनियामक संस्था की जिम्मेदारी है? यह जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की जिम्मेदारी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें, इसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जो मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि औद्योगिक क्षेत्र में दिन में ध्वनि का स्तर जो है, औद्योगिक क्षेत्र में दिन में ध्वनि का स्तर 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल होना चाहिए। देखिए यह जो है आपका सीपीसीबी का क्राइटेरिया है। जैसे अगर डब्ल्यूएचओ की बात करेंगे तो डब्ल्यूएचओ ने कुछ और क्राइटेरिया का निर्धारण किया है, और भारत में सीपीसीबी के अकॉर्डिंग जो है औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, यह इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता रहता है, तो इसको हम थोड़ा विस्तार से देखें। औद्योगिक क्षेत्र में दिन की बात करें और रात की बात करें, दिन में जो अगर बात करें तो 75 डेसिबल होना चाहिए। ठीक है, 75 डेसिबल होना चाहिए डेसिबल, और रात में होना चाहिए 70 डेसिबल। ठीक, और उसके बाद जो है आपका वाणिज्यिक क्षेत्र जो है, वाणिज्यिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वाणिज्यिक क्षेत्र में दिन का जो ध्वनि है, दिन में जो ध्वनि है वाणिज्यिक क्षेत्र में वह 65 डेसिबल होना चाहिए, 65 डेसिबल होना चाहिए। ठीक, और रात में कितना होना चाहिए? रात में 55 डेसिबल होना चाहिए। ठीक, उसके साथ साथ जो आवासीय क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र में दिन के समय और रात के समय, आवासीय क्षेत्र में दिन के समय जो होना चाहिए ध्वनि की तीव्रता वो होना चाहिए 55 डेसिबल, और रात के समय कितना होना चाहिए? रात के समय होना चाहिए 45 डेसिबल।
ठीक है, 45 डेसिबल। वाणिज्यिक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसे बता दिया गया है। ठीक है, और इसका निर्धारण कौन करता है? सीपीसीबी करता है। ठीक, सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुनने नहीं है? कुछ राज्य हैं और लॉ एस के क्षेत्र है। कर्नाटक में है बंगारकल, उड़ीसा में है पोम्पाद, झारखंड में बड़ाबुर और गोवा में है छावली। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। छावली की बात करें, छावली लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में है, न कि गोवा में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, न कि गोवा में, तो सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुनित नहीं है? कनाडा का उपनाम है मेपल की भूमि, नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है, ग्रीनलैंड को बर्फ की भूमि कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को चॉकलेट की भूमि कहा जाता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि बर्फ की भूमि जो कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बर्फ की भूमि कहा जाता है जापान को, जापान को, ऑप्शन सी। समांतर पर्यावरण वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किसे समाहित नहीं किया जाता है? परिचालन पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। किसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परिचालन पर्यावरण को इसमें शामिल नहीं किया जाता, बाकी भौतिक, सांस्कृतिक और जैविक पर्यावरण को शामिल किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्यों में पाया जाता है? किस राज्य में सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार। कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर भी हो जाएगा 1 3 4 5, 1 3 4 5। इसका विस्तार जो सतपुड़ा है उत्तर प्रदेश में, इसका विस्तार नहीं पाया जाता है, बिहार में भी नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न देशों में से किन किन की सीमा कैस्पियन सागर को स्पर्श करती है? कैस्पियन सागर से किन देशों की सीमा लगती है? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, टर्की। इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए, और इसका सही आंसर जो है देखिए, तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से लगती, बात बिल्कुल ठीक है। अजरबैजान की सीमा भी कैस्पियन सागर से लगती है। ठीक है, इसकी सीमा भी कैस्पियन सागर से लगती है। तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान और ईरान, इन सभी की सीमाएं कैस्पियन सागर को स्पर्श करती हैं। ठीक, कौन कौन सा देश है? तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान और अजरबैजान। 3 तान हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान। ठीक, उसके बाद आपका रूस है, ईरान है, इनकी सीमा लगती है कैस्पियन सागर से। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। कुछ स्थान दिया गया है, नदी दिया गया, उसे सुमित करना है। और कालाकांकर स्थल जो कि प्रतापगढ़ में स्थित है, यह जो है किसके तट पर स्थित है? यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। बटेश्वर किस नदी के तट पर स्थित है? बटेश्वर यमुना नदी के तट पर स्थित है। और बढ़लगंज किस नदी के तट पर स्थित है? बढ़लगंज जो है यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। बढ़लगंज सरयू नदी के तट पर। सुल्तानपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 2 3 1, ऑप्शन डी हो जाएगा। तारे में सुपरनोवा विस्फोट के बाद 1.4 मीटर प्रति सेकंड चंद्रशेखर सीमा से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर के नाभिक छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। तारे के जीवन चक्र की यह जो अवस्था है, इसे क्या कहा जाता है? तारे की इस अवस्था को कहा जाता है न्यूट्रॉन तारा या फिर पल्सर। ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहा जाता है। ऑप्शन ए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला कहाँ पे है? राष्ट्रीय जैविक प्रयोगशाला यह है आपके पालमपुर कांगड़ा में। ठीक है। केंद्रीय फसल शोध संस्थान यह त्रिवेंद्रम में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान है कोलकाता में। और केंद्रीय औषधि शोध संस्थान है लखनऊ में। इसका सही आंसर 4 1 2 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन जलीय अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। जलीय अपर्दन से लगभग संपूर्ण प्रदेश प्रभावित है, जबकि वायु अपर्दन कुछ खास क्षेत्रों और समयों तक सीमित है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही हो। उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन जलीय अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में जलीय अपर्दन वायु अपर्दन की अपेक्षा अधिक प्रभावी है, बाकी दूसरा सही है। वायु अपर्दन कुछ खास क्षेत्रों और समयों तक सीमित होता है, जबकि जलीय अपर्दन होता रहता है। तो पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा है कि सबसे अधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? कौन सा विकल्प इसका सही है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्कटिक हिम चादर। जैसे जैसे अगर तापमान में वृद्धि होती है तो सबसे अधिक कौन प्रभावित होगा, सबसे ज्यादा सबसे पहले जो प्रभाव पड़ेगा वो आर्कटिक हिम चादर पर पड़ेगा। ठीक है, यह जो है पिघल करके क्या हो जाएगा, इसका क्षरण होगा। बाकी अन्य जो अमेजन वर्षा वन है, टैगा वन है, भारतीय मानसून, इन सब पे भी प्रभाव होगा, लेकिन इसकी तुलना में स्लो होगा या बाद में होगा। ठीक है, सबसे पहले और सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ेगा वो आर्कटिक हिम चादर पर पड़ेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन सी नदियां चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, कौन सी नदी चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, सिन नदी, ओब नदी, राइन, हांगहो। फुट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या है। देखिए इसमें अगर हम बात करें ओब नदी और हांगो नदी या चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए इसमें अगर हम बात करें गंगा नदी, राइन नदी, हांगो नदी, नाइजर नदी, इरावदी नदी, ये सभी डेल्टा चापाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। सिन नदी, ओब नदी, यह विस्चुला नदी यह ज्वार नदमुख डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुअरी डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 2 और 4। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है, भारत का कौन सा द्वीप ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, श्रीहरिकोटा, पंबन, व्हेलर, लैंडफॉल, कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हेलर द्वीप जो है यह ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। और देखिए इधर और ब्राह्मणी नदी की बात करें, ब्राह्मणी नदी जो है यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अपना जल प्रवाहित करती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, एक मिनट, जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं उनको अगर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जितनी नदियां गिरती हैं उसे अगर हम क्रम से देखें, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है क्रम से लगाने के लिए, या फिर से ऐसे ही पूछ लेता है। तो उसे अगर सबसे ऊपर दामोदर है, दामोदर, दामोदर के बाद आ जाएगा आपका वैतरणी, वैतरणी, वैतरणी के बाद है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी के बाद आ जाएगा आपका महानदी, महानदी के बाद गोदावरी है। ठीक है, गोदावरी के बाद है कृष्णा, कृष्णा के बाद है पिन्नार, पिन्नार के बाद है कावेरी। ठीक, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कृष्णा के बाद कावेरी नहीं आएगा, कृष्णा के बाद जो नदी का क्रम है वो पिन्नार है, पिन्नार के बाद कावेरी आएगा। ठीक है, कावेरी नदी के बाद आ जाएगी वैगई, और वैगई के बाद आ जाएगी आपकी ताम्रपड़ी। ठीक है, और ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती हैं। ठीक, बंगाल की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये नदियों का क्रम है उत्तर से दक्षिण, और ये सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ठीक, इसे नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नगोया प्रोटोकॉल के बारे में कौन सा विकल्प सही है। नगोया प्रोटोकॉल समझौता अक्टूबर 2010 में हुआ और यह प्रोटोकॉल 2014 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य है जंगल, कोरल रीफ और जैव विविधता की रक्षा करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है। नगोया प्रोटोकॉल हुआ था 2010 में, लागू हुआ था 2014 में, और यह जंगल, कोरल रीफ, जैव विविधता की रक्षा करने से संबंधित एक प्रोटोकॉल है, याद रखिएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी। और अगर नगोया पूछ ले कहाँ पे है, नगोया आपके जापान में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड जो है उससे आपको कथन और कारण दिया गया है, बताना है कौन सा विकल्प सही है। भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक है, पूर्वी तट कम कटा फटा हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। जो आपका पूर्वी तट है, पूर्वी तट अर्थात बंगाल की खाड़ी वाला, यह कम कटा फटा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है, यह कम कटा फटा है। यहाँ पे नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है, और डेल्टाएं जो हैं यह स्थलीय जो क्षेत्र हैं, जो तटीय क्षेत्र है, इसको मतलब समतलीकरण इसका कर देती हैं। ठीक है, बाकी जो पहला है कि भारत के पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या अधिक, यह गलत है। सबसे अधिक प्राकृतिक बंदरगाहों की जो संख्या पश्चिमी तट पे है, पश्चिमी तट जैसे कि ये कटा फटा है, तो यह बीच में, इसके बीच में इधर जो है प्राकृतिक बंदरगाह के लिए की आदर्श दशा, आदर्श स्थिति पाई जाती है। ठीक है, तो प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तट पे ज्यादा है, न कि पूर्वी तट पे, और पूर्वी तट कम खटा फटा है, ये बात भी, एक बात बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। अब इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो इसे हम इरेज कर देते हैं।
ठीक है। देखिए कुछ जनजाति और प्रदेश है, कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है उसे सम्मिलित करना है। टोडा जनजाति या नीलगिरी, और उसमें अगर विशेष राज्य पूछ ले तो तमिलनाडु। आपातानी के लिए आपातानी जनजाति जो है, आपातानी जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, और कोन्यक या फिर कोन्याक भी कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोन्यक जनजाति यह जो है नागालैंड की जनजाति, और गद्दी जनजाति है हिमाचल प्रदेश की। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर कर दिया करें। ठीक है, और क्वेट ग्रुप से रिलेटेड जो लोग जानकारी लेना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कौन सा विकल्प इसमें से सही है। मध्य गंगा मैदान में स्थान स्थान पर गोखुर झीलों एवं नदियों के पुराने प्रवाह मार्ग मिलते हैं। बाढ़ों की अधिकता निम्न गंगा मैदानी नदियों की विशेषता है। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। मतलब पूछा क्या है कि कौन सा विकल्प गलत है, तो वो आपका डी हो जाएगा, अर्थात दोनों विकल्प सही है, कोई भी गलत नहीं है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है। ठीक है, देखिए बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के यांग्याप दर्रे के पास से प्रवेश करती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। समुदायों का वह पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान बदलती है उसे क्या कहा जाता है। पारिस्थितिकी अनुक्रम, की स्टोन प्रजाति, सीयर या फिर समुदाय गतिकी। कौन सा विकल्प सही है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसे सीयर कहा जाता है। ठीक है, इसे सीयर कहा जाता है। देखिए समुदायों का वह पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है उसको कहा जाता है सीयर। निम्नलिखित में से कौन कावेरी की सहायक नदी नहीं है। भवानी, हेमवती, भीमा और इंद्रावती। कौन इसमें से कावेरी की सहायक नदियां नहीं है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जो आपकी भीमा है और इंद्रावती यह कावेरी की सहायक नदी नहीं है। भीमा की अगर हम बात करें, भीमा कृष्णा की सहायक नदी है, और इंद्रावती आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, बाकी इसमें और देखें जो कावेरी की सहायक नदियां हैं, भवानी, हेमवती, हिरांग, अमरावती, कामिनी, अर्कावती, ये सभी कावेरी की सहायक नदियां हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। रियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। ब्रिटेलैंड आयोग द्वारा रिपोर्ट का जो प्रकाशन किया गया था यह अप्रैल 1987 में किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था सितंबर 1987 में, और द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था 1972 में। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 3 4 2 1 ऑप्शन डी। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को दिसंबर 1997 में लागू किया गया था। कौन सा विकल्प सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना विषय के अंतर संबंधित है, और इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अंगीकृत किया गया था, और 16 फरवरी 2025 को इसे लागू किया गया था। और यह जो है वैश्विक तापन है उसको कम करने की क्या करता है, बात करता है। ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुछ शहर हैं और नदी है। कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। कौन सा शहर किस नदी के तट पर। वारसा, वारसा की बात करें या विस्चूला नदी के तट पर है। वारसा विस्चूला नदी के तट पर है। लिस्बन टंगस नदी के तट पे है। प्राग यह एल्ब नदी के तट पे है, और लिंज डेन्यूब नदी के तट पे है। ठीक है, सही आंसर इसका क्या है, इसका जो सही आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, 2 1 4 3 ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुछ पर्वत के क्रम दिए गए और प्रकार दिया गया। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय पर्वत की बात करें, यह एक वलित पर्वत है। हिमालय एक वलित पर्वत है। सह्याद्री एक वनस्पति पर्वत है। राजमहल पहाड़ी, राजमहल जो गैप है यह मुख्य रूप से क्या है, राजमहल गैप जो है यह ज्वालामुखी पर्वत है, और नीलगिरी अवशिष्ट पर्वत है। इसका जो सही आंसर है वो 2 1 4 3 ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमेजन नदी तंत्र का भाग है। रियो निग्रो नदी, मैगडेलना नदी, और पुटुमाओ नदी, तापाजोस नदी। कौन सा विकल्प सही है,
फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा 1, 3, 4 रियो निग्रो, मैगडेनलना और पुटुमाओ, ये सभी जो है अमेजन नदी का पार्ट है। बाकी तापुजोस यह नहीं है। ठीक है, सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ एसडीजी गोल दिए गए हैं और शीर्षक दिया गया है। एसडीजी गोल 5, इसमें क्या करने की बात की गई है। एसडीजी गोल 5 की बात करें तो इसमें जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता की बात की गई है एसडीजी गोल 5 में। एसडीजी गोल 6 की बात करें, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात की गई है, अर्थात इसकी अगर बात की स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल की बात की गई है 6। और एसडीजी गोल 7 जो है यह चीप एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है एसडीजी गोल 6। और एसडीजी गोल 8 जो है यह सब कार्य समावेशी और आर्थिक विकास की बात करता है। ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इंक्लूसिव एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, 3, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन डी। बायोम के बारे में देखिए कौन सा विकल्प सही है। यह किसी वृहद क्षेत्र के समस्त वनस्पति तथा जीवों को सम्मिलित करता है। वायोम में वनस्पति का सबसे अधिक प्रभुत्व होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। भारत में जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ पे है। भारत में जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है। इसकी अगर हम बात करें तो ये आपके इम्फाल मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा, इम्फाल मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन ए सही है। पर्वतीय दर्रों में से कौन सा एक सबसे पूर्व में स्थित है, सिवकिला, बॉमडिला, नाथुला या फिर लिपुलेख। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉमडिला। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। सिवकिला कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला कहाँ पे, सिक्किम में है। ठीक है, लिपुलेख कहाँ पे है, लिपुलेख आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, तो सही आंसर सी हो जाएगा, यही अरुणाचल प्रदेश में सबसे उत्तर में, सबसे पूर्व में। ठीक है, अनाईमुडी चोटी के बारे में कौन सा विकल्प सही है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, यह पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, यह भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा विकल्प सही होगा। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी सही है। तट से सागर की तरफ जाने पर निम्नलिखित में से जो क्षेत्रों का निर्माण होता है या जो क्षेत्र पाए जाते हैं उनको क्रम से लगाना है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें सबसे पहले आ जाएगा आंतरिक जल पहले नंबर पे, उसके बाद आ जाएगा आपका आधार रेखा दूसरे नंबर पे। ठीक है, आधार रेखा दूसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर प्रादेशिक समुद्री सीमा आती है तीसरे नंबर पे। उसके बाद आ जाएगा आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आ जाएगा। फिर उच्च सागर आ जाएगा। ठीक, उच्च सागर। और इसमें जो है ये क्या बोला है, तट से सागर की तरफ जाने पर निम्न क्षेत्रों को पहले से बाद क्रम में लगाना है। ठीक है, पहले से बाद क्रम में लगाना है। जो आपका उच्च सागर है, उच्च सागर है यह अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील के बाद शुरू होता है। और आंतरिक जल जो है यह स्थलीय भाग और आधार रेखा के मध्य स्थित सागरी जल को आंतरिक जल कहा जाता है। ठीक, और जो प्रादेशिक सीमा है आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक की जो क्षेत्र है इसको आधार समुद्री सीमा कहा जाता है। उसके बाद है आपका आधार रेखा। आधार रेखा किसे कहा जाता है, टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है इसको आधार रेखा कहा जाता है। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कुछ रेशम और उत्पादक राज्य दिए गए उसे सम्मिलित करना है। शहतूत रेशम का उत्पादन कौन करता है। शहतूत रेशम का उत्पादन करता है कर्नाटक। ट्रॉपिकल या टसर रेशम का उत्पादन करता है झारखंड। ओक या टसर रेशम का उत्पादन करता है मणिपुर। और मूंगा रेशम का उत्पादन करता है असम। इसका जो सही आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में अर्थात आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, इसमें कुमायूं हिमालय, उसके बाद कश्मीर हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक, कुमायूं हिमालय की बात करें, कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है या इसका जो मतलब क्षेत्र है यह मुख्य रूप से कितना है, 560 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद आपका कश्मीर हिमालय है। ठीक, एक सेकेंड, ये थोड़ी हो गया, इसका 560 है। कश्मीर हिमालय का जो पाया जाता है, कश्मीर हिमालय का जो है, एक सेकेंड, कुमायूं हिमालय का जो है 320 है। ठीक है, वही कह रहे हैं, कहाँ कन्फ्यूजन हो रही है। कश्मीर हिमालय का है 560। असम हिमालय का जो है यह आपका 720 है।
और नेपाल हिमालय है 800। ठीक, यह इनके क्षेत्र या लंबाई के क्रम में इनका क्रम है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो है वो आपका नेपाल हिमालय है, सबसे कम कुमायूं हिमालय है। और यह जो हिमालय है जिन नदियों के बीच में स्थित है उसकी अगर हम बात करें तो कुमायूं हिमालय जो है किन नदियों के बीच में है? कुमायूं हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में है। सतलज के बीच में। कश्मीर हिमालय किसके बीच में है? कश्मीर हिमालय जो है ये आपके सिंधु और सतलज के बीच में है कश्मीर। अरे यार, देखिए कुमायूं हिमालय जो है यह किसके बीच में है? कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में है। स्टार्टिंग से देखिए, कुमायूं, ठीक, इसके ऊपर आ जाएगा कश्मीर। ठीक है, कश्मीर हिमालय जो है ये आपका किसके बीच में है? कश्मीर हिमालय है सिंधु और सतलज के बीच में। सिंधु और सतलज के बीच में है। कुमायूं हिमालय सतलज और काली के बीच में है। इसके बाद आ जाएगा आपका असम हिमालय। इसके बाद आ जाएगा आपका असम हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच में है? नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में है। तीस्ता के बीच में। और जो आपका असम हिमालय है तीस्ता और दिबांग कहिए, ठीक है, दिहांग कहिए या फिर कहीं कहीं पे ब्रह्मपुत्र देखने को मिलेगा, तो यह इसके बीच में स्थित है। ठीक, और बाकी लंबाई भी आपने देख ही लिया है। कुमायूं हिमालय 320, कश्मीर हिमालय 560, उसके बाद असम हिमालय 720 और नेपाल हिमालय 800। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। लंबाई के हिसाब से सबसे कम कुमायूं, फिर कश्मीर, फिर असम, फिर नेपाल। और इसकी जो है जो हिमालय है इनके बीच में जो नदियाँ पाई जाती हैं, किन नदियों के बीच में हिमालय का विस्तार पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ झील दिए गए और राज्य दिया गया है, इसे सम्मिलित करना है। कुछ झील और राज्य दिया गया है, इसे सम्मिलित करना है। जो सस्थम कोट्टा झील है कहाँ पे है? सस्थम कोट्टा झील है केरल में। सस्थम कोट्टा केरल में है। तवा वोहर झील कहाँ पे है? तवा वोहर झील है मध्य प्रदेश में है। तवा झील भी कहा जाता है इसको, मध्य प्रदेश में है। सोंगमो झील है सिक्किम में। और चिमरम्बकम झील है तमिलनाडु में। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, कुछ ज्वालामुखी और देश दिए गए हैं। पैराकुटीन ज्वालामुखी कहाँ पे है? पैराकुटीन ज्वालामुखी है मैक्सिको में। ताल ज्वालामुखी माउंट ताल, माउंट मेचान, या आपके फिलीपींस में है। फिलीपींस में। सबनकाया ज्वालामुखी है पेरू में। और क्राकाटाओ है इंडोनेशिया में। इसका जो सही आंसर वो डी हो जाएगा 2, 3, 4 है, ऑप्शन डी। इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। पहले इसको हम पेश करें। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखिए, कुछ एल्युमिनियम संयंत्र है और विद्युत उत्पादन। हिंडाल्को जो है, हिंडाल्को की अगर हम बात करें, एल्युमिनियम संयंत्र है। इसे जो विद्युत प्राप्त होता है हिंडाल्को को रिहंद परियोजना से। मालको को किससे प्राप्त होता है? मालको को मेट्टेरू परियोजना से प्राप्त होता है। बालको को विद्युत उत्पादन या बिजली जो प्राप्त होती है बालको को, या कोरबा से प्राप्त होता है। और नालको को अंगुल ताप विद्युत ग्रह से विद्युत प्राप्त होता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा 4, 1, 2, 3। नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रादायक निम्नलिखित में से क्षेत्र है वो कौन सा है? वो आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इकोलेक्स निम्नलिखित में से किस एक के साथ संबंधित है? इकोलेक्स का संबंध किससे है? इकोलेक्स या जैव विविधता संबंधी कानूनों एवं नीतियों पर एक वेब आधारित सूचना सेवा केंद्र है। ऑप्शन ए। ऊर्जा संयंत्र कौन सुमेलित नहीं है? पतरातू झारखंड में है। ग्वाल पहाड़ी है हरियाणा में। चमेरा है पंजाब में। और मुपडाल है तमिलनाडु में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चमेरा परियोजना कहाँ पे है? चमेरा परियोजना की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। मेडागास्कर के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा अफ्रीकी द्वीप है जो मोजाम्बिक जल संधि द्वारा अफ्रीका की मुख्य भूमि से अलग होता है। मेडागास्कर वनीला द्वीप समूह राष्ट्रों का समूह है जो 6 द्वीप मेडागास्कर, मायोट, कोमोरोस, मॉरिशस, सेशेल्स, रियूनियन से मिलकर के बनता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है देहरादून में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भोपाल में है।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान यह भोपाल में है, भोपाल में, ठीक है, तो बी गलत है, बी अर्थात दूसरा। और इसमें अगर हम बात करें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी यह आपके देहरादून में है, ठीक, तो दूसरा तीसरा गलत है, बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सुनहर ईरी झील और यूरान झील के बीच में स्थित है। ईरी नहर सुपीरियर और मिशिगन के बीच में है। किल नहर उत्तरी सागर और भूमध्य सागर के बीच में, और बेलैंड नहर ईरी और ओंटारियो के बीच में। कौन सा एक है सही सुमेलित है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए सुनहर की बात करें तो सुपीरियर और यूरान के बीच में है सुनहर, सुपीरियर और यूरान के बीच में सुनहर है। और ईरी नहर है ईरी और मिशिगन के बीच में। किल नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है। और वेलैंड नहर ईरी और ओंटारियो के बीच में है। सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊंचाई के अनुसार आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें जो आपका हुंडरू जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 74 मीटर, 74 मीटर। जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात, जोंग या गरसोप्पा जलप्रपात की ऊंचाई 255, 255। पूचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 है। और दूध सागर जलप्रपात की ऊंचाई है 310। तो इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा, 3 4 2 1। ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व, बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति, भूतापीय ऊर्जा विस्थापन। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर वो डी हो जाएगा, विस्थापन। यह लाभ थोड़ी है, जैसे कोई क्षेत्र कोई द्वीपीय देश है, ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया के बाद जो है, ज्वालामुखी क्रिया के बाद मानव में जो लाभ होता है, जो विस्थापित होते हैं, यह उनका लाभ थोड़ी है। लेकिन प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व बनता है, ये इसका लाभ है। बहुमूल्य खनिजों को प्राप्ति होती है ज्वालामुखी के बाद, ये भी सही है। भूतापीय ऊर्जा भी प्राप्त होता है, यह लाभ है। लेकिन विस्थापन जो होता है यह इससे हानि होती है, ठीक है, तो डी गलत हो जाएगा। कुछ जनजातियां दी गई हैं और आदिवासी क्षेत्र दिया गया, उसे सम्मिलित करना है। बंतु जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? बंतु जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? यह पाई जाती है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। मसाई की बात करें, मसाई कहाँ पे पाई जाती है? मसाई जनजाति मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में, और नूबिया सूडान में, नूबा सूडान में। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 2 3 4 1, ऑप्शन डी सही है। खुला सागर बंदरगाह उसे कहा जाता है जहां जलीय पोत दूर से खुले सागर में लंगर डालते हैं। भारत में इस प्रकार का कोई बंदरगाह नहीं है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पहला सही लेकिन दूसरा गलत है। भारत में इस प्रकार का कोई बंदरगाह नहीं है, गलत है। भारत की बात करें तो भारत में इस प्रकार का बंदरगाह जो आपका मुंबई बंदरगाह है, यह इसके अंतर्गत आता है, ठीक। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुछ देश और तेल क्षेत्र दिया गया है। ईरान में जो तेल क्षेत्र है वह मस्जिद सुलेमान है। इराक में है किरकुक, किरकुक किरकुक है, मोसुल है, बसरा है, ये सभी ईरान में है। और कुवैत की बात करें यहाँ पे बरघान है। सऊदी अरबिया में दम्मान है, ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। जकारू क्या है? जकारू जो है यह क्या है? बात करिए अगर हम जकारू की, जकारू ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उनको जकारू कहा जाता है, ऑप्शन डी। 2 परितंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र में दोनों परितंत्रों की प्रजातियों के अलावा अन्य नवीन प्रजातियां भी पाई जाती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? ये दोनों विकल्प सही, आगे की सही व्याख्या करता है। इसे जो है फिगर बना करके आप लोगों को बताया गया था, समझाया गया था, ठीक है, कि ये आपका जो है पारिस्थितिक मतलब संक्रमण क्षेत्र है, या स्थलीय हो गया या जलीय हो गया। यहाँ पे जो विविधता पाई जाएगी इसकी भी पाई जाएगी, इसकी भी पाई जाएगी। कुछ नवीन या नई जैव विविधता भी देखने को मिलेगी, नई प्रजातियाँ पाई जाएंगी। तो दोनों विकल्प सही, आगे की व्याख्या करता है। वेमेल युग्म का चयन कीजिए। कुछ वन और प्रमुख वृक्ष दिए गए हैं। मानसूनी वन सागौन और ताल पाया जाता है। भूमध्य सागरी वन में ओक और जैतून। सदाबहार वन में हेमलॉक स्प्रूस। शीतोष्ण कोटधारी वन में देवदार और चीड़ पाया जाता है। कौतने विकल्प इसमें से सही है? कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 3। हेमलॉक और स्प्रूस यह शीतोष्ण कोटधारी वन के प्रमुख वृक्ष हैं। हेमलॉक और स्प्रूस सदाबहार नहीं बल्कि आपके शीतोष्ण कोटधारी वन की वनस्पति हैं, ठीक है। तो यही एक बेमेल है, बाकी तीनों विकल्प सही सुमेलित है। पर्यावरण अवनयन अवक्रमण की अवधारणा पर्यावरण प्रदूषण की अवधारणा से अधिक व्यापक है। पर्यावरण प्रदूषण मात्र मनुष्य के कार्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास से है। कौन सा विकल्प सही है?
इसका सही आंसर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही और आर्य की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। पृथ्वी के आंतरिक भाग में विभिन्न परतों के मध्य पाई जाने वाली असंबद्धता को ऊपर से नीचे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊपर से नीचे क्रम में इनको लगाना है, ठीक है, ऊपर से नीचे क्रम में लगाना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोनराड, मोहो, रेपति, गुटेनबर्ग, लेहमन, ठीक। और यह जो असंबद्धता है किसके किसके बीच में पाई जाती है, यह इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें देखिए जो आपका अपर क्रस्ट है और जो लोअर क्रस्ट है, इसके बीच में पाया जाता है कोनराड असंबद्धता। कोनराड असंबद्धता, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, इसके बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? इसके बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है वो मोहोविकक या मोहोविकक असंबद्धता पाई जाती है। मोहोविकक, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रेपति असंबद्धता पाई जाती है। लोअर मेंटल हो गया और बाह्य क्रोड हो गया, अर्थात अपर क्रोड हो गया, इसके बीच जो असंबद्धता पाई जाती है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं, ठीक। अपर क्रोड और लोअर क्रोड के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसे कहा जाता है लेहमन असंबद्धता। लेहमन असंबद्धता, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कोनराड असंबद्धता, मोहोविकक असंबद्धता, रेपति असंबद्धता, गुटेनबर्ग और लेहमन। तो देखिए कोनराड असंबद्धता, मोहोविकक, रेपति, गुटेनबर्ग, लेहमन, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। विभिन्न महाद्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया महाद्वीप पृथ्वी के कुल भू क्षेत्र का 1/3 है। केवल यूरोप ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के आर्कटिक वृत्त गुजरती है। केवल अफ्रीका ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत है। केवल यूरोप ही ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के आर्कटिक वृत्त गुजरती है, यह गलत है। यूरोप जो है एशिया से छोटा है और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरती है और यह जल की 3 तरफ से घिरा हुआ है। आर्कटिक वृत्त एशिया और उत्तरी अमेरिका से भी गुजरता है। तो पहला तीसरा सही, दूसरा गलत है। निम्नलिखित मुंह पर विचार कीजिए। सूर्यातप, किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश का प्रतिशत, एल्बिडो, आपतित सौर विकिरण और तापमान व्युत्क्रमण, तापमान के समान व्यवहार में परिवर्तन। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल तीसरा सही है, पहला दूसरा गलत है। सूर्यातप, आपतित सौर विकिरण को सूर्यातप कहा जाता है और किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश को एल्बिडो कहा जाता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प इसमें सही सुमेलित नहीं है? अबिसिनिया का पठार इथोपिया में, पोटावर पठार अफगानिस्तान में, तासिली है अल्जीरिया में, बाई है अंगोला में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा भी पोटावर पठार, या अफगानिस्तान में नहीं है, कहाँ पे है? या आपके पाकिस्तान में है, ठीक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है? पिग्मी, बुशमैन या फिर तुआरेग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुआरेग जनजातियां, ऑप्शन बी। पृथ्वी के महासागरीय तल पर 2 प्रत्यक्ष ज्वारों के मध्य 52 मिनट के विलंब का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, चंद्रमा का घूर्णन या फिर चंद्रमा का परिक्रमण। फुट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी का घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? गोदावरी की सहायक नदी है भीमा, अभी ऊपर हम लोग देखे हैं। कृष्णा की सहायक नदी है इंद्रावती, गंगा की सहायक नदी है बनास, महानदी की सहायक नदी है तेल। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, महानदी की सहायक नदी तेल है, बात बिल्कुल ठीक है। बाकी भीमा यह कृष्णा की सहायक नदी है और गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है, ठीक है। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है। और अगर हम देखें ये आपका गंगा की सहायक नदी की बात करें, जो आपकी बनास है, बनास किसकी नदी है? बनास चंबल की सहायक नदी है, चंबल की, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन है किसमें सही सुमेलित नहीं है? डेन्यूब का उद्गम होता है ब्लैक फॉरेस्ट से। ब्लू नील या नीली नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। मिसिसिपी का उद्गम होता है इटास्का झील से और यांगटीसी का तिब्बत पठार से। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, ब्लू नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से, ये आपका गलत है, ठीक है। देखिए जो ब्लू नील नदी का उद्गम होता है यह ताना झील से होता है, अभी ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे इसके बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन बी गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएगा।
संख्या पिरामिड में जीवों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है, उनके आकार को नहीं। संख्या व ऊर्जा पिरामिड आहार श्रृंखला के आधार पर सीधे उल्टा हो सकते हैं, किंतु बायोमास पिरामिड सदैव सीधा होता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला सही, दूसरा गलत है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है हर परिस्थिति में, ठीक है, तो दूसरा गलत है। इस देश में बेका घाटी अवस्थित है जो सेब उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह पश्चिम एशिया में ईसाइयों की सर्वाधिक संख्या वाला देश है, जनसंख्या वाला देश है। कौन के बारे में ये बात की जा रही है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लेबनान, ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णु दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को और विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। इसका सही आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। कौन एक इसमें से सम्मिलित नहीं है? भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। जीआई एंड बियॉन्ड शिखर सम्मेलन का आयोजन जयपुर में। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सम्मेलन अबू धाबी में। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा। जीआई एंड बियॉन्ड शिखर सम्मेलन, जीआई एंड बियॉन्ड शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था जयपुर में नहीं नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है, तो बी गलत है। नवंबर 2024 में मासातो कांडा एशियाई विकास बैंक के एडीबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। वह किस देश के प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जापान के, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नवंबर 2024 में आयोजित अग्नि वॉरियर 2024 के बारे में देखिए। यह भारत सिंगापुर के सशस्त्र बलों के मध्य द्विपक्षीय अभ्यास है। इसका आयोजन देवलाली महाराष्ट्र में किया गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। नवंबर 2024 में आयोजित किस शिखर सम्मेलन में भूखमरी एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की शुरुआत की गई थी? और यह उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में था। G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था ब्राजील में, वहीं पर, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन की कूट माध्यम से कथनों पर विचार कीजिए। नवंबर 2024 में इस सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। आगामी G20 शिखर सम्मेलन 2025 साउथ अफ्रीका में होगा। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, न कि विदेश मंत्री द्वारा, ठीक है। मिस यूनिवर्स 2024 सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन नवंबर 2024 मैक्सिको में हुआ। डेनमार्क की विक्टोरिया कैयर हिलविंग ने यह प्रतियोगिता जीत लिया और भारत की तरफ से रिया सिंघा ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर डी है, तीनों विकल्प सही हैं। नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को थाईलैंड का मानद पर्यटन सलाहकार और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसे बनाया गया है? यह बनाया गया है सोनू सूद को, ऑप्शन सी। नवंबर 2024 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 को आयोजन, इसका जो आयोजन है कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन हुआ था अबू धाबी यूएई में, ठीक है। अभी ऊपर भी हम लोग देखे हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन अबू धाबी में हुआ था, ऑप्शन बी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के बारे में देखिए। यह सूचकांक यूएनईपी द्वारा जारी किया जाता है और इसमें शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क और भारत इसमें 10वें नंबर पे है। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इसका सही आंसर सी है, पहला गलत है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसे न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, जर्मन वाच की जो संस्था है, तो इसे यूएनईपी द्वारा नहीं जारी होता है, ठीक, पहला गलत हो जाएगा। नवंबर 2024 में संजय मूर्ति ने निम्नलिखित में से किस पदभार, इन्हें जो पदभार ग्रहण किया है, किसका पदभार ग्रहण किया है? संजय मूर्ति की अगर हम बात करें, यह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। संजय मल्होत्रा यह 26वें गवर्नर बने हैं सीबीआई के। और हरमीत ढिल्लो की बात करें, हरमीत ढिल्लो सहायक अटॉर्नी जनरल बने हैं यूएसए में। और फ्रैंकोइस बायरू की बात करें, यह प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के। और नेटुम्बो नंदी नेदेतवा यह महिला राष्ट्रपति हैं नामीबिया की पहली। इसका जो सही आंसर हो आपका 1 2 3 4 ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। नवंबर 2024 में संपन्न 29वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 के बारे में देखिए। आयोजन किया गया था इसका बाकू अजरबैजान में और इस सम्मेलन का उद्देश्य है 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करना। और 30वां सम्मेलन COP30 इसका आयोजन किया जाएगा ब्राजील में। कौन सा विकल्प इसमें सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों विकल्प सही है, ऑप्शन डी। नवंबर 2024 में निम्नलिखित देशों में से किस एक में लगभग 40 वर्षों में पहली राष्ट्रव्यापी जनगणना आयोजित कराई गई है?
इसका जन्म कराया गया है कहाँ पे, इराक में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नवंबर 2024 में इसरो द्वारा लेह लद्दाख में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन प्रक्षेपित किया गया, जिसका उद्देश्य अंतर्ग्रही आवास के भीतर जीवन का अनुकरण करना। कौन सा विकल्प सही है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। कुछ युद्ध अभ्यास और देश दिया गया है। विमवैक्स भारत वियतनाम के बीच होता है। वज्र प्रहार भारत अमेरिका, सी विजिल या भारत और मलेशिया। कौन सा विकल्प इसका सही है, फुट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। सी विजिल की बात करें, सी विजिल की अगर हम बात करें तो यह जो है भारतीय नौसेना द्वारा किया जाने वाला द्विवार्षिक तटीय रक्षा अभ्यास है, जो भारतीय नौसेना करती है। इसमें भारत द्वारा ही किया जाता है, इसमें और किसी देश की पार्टिसिपेशन नहीं होती है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। ब्रिटिश लेखिका समंथा हार्वे को 2024 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इन्हें यह पुरस्कार इनके अंग्रेजी उपन्यास आर्बिटल के लिए दिया गया था। कौन सा विकल्प सही है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे नवंबर 2024 में उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठन फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है हर्षवर्धन अग्रवाल को, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कराया गया, वहाँ से आकर जानकारी ले सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।